हिंदी वर्णमाला टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग भाग 2 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिंदी के लगभग 90% जो क्वेश्चन है वो हिंदी वर्णमाला चैप्टर से ही आते हैं। इससे पहले हम लोग कवर किए थे स्वर, व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, कंठ तालव्य, मूर्धन्य, कंठ ओष्ठ, ये तमाम प्रकार की जो स्वर है, व्यंजन है, उसको हम लोग देखे थे कि कौन सी कैटेगरी में वो शामिल होते हैं। आज हम लोग देखेंगे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत अग्र स्वर, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, उसके बाद है पश्च स्वर, उसके बाद सेकंड देखेंगे विवृत्त स्वर, उसके बाद है अर्ध स्वर, संवृत्त स्वर, अर्धवृत्त संवृत्त, उसके बाद है अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, अघोष और घोष के बारे में देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास, ध्यानपूर्वक देखेंगे और नोट भी करना है आपको, क्योंकि मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, हिंदी के आपके सभी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पर उठा के देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम वो है हिंदी वर्णमाला से ही आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्वर वर्ण जीभ के प्रयोग के आधार पे, मतलब जीभ का उच्चारण कहाँ पे हो रहा है, जीभ हमारा जो मुंह के जो होंठ साइड है उधर प्रयोग हो रहा है ज़्यादा, कि बीच में उपयोग हो रहा है, कि पीछे साइड उपयोग हो रहा है, उसके आधार पे देखेंगे तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। वो है अग्र स्वर, मध्य स्वर और केंद्रीय स्वर। स्वर कौन कौन से हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर, केंद्रीय स्वर या उसी को मध्य स्वर भी बोलते हैं, और तीसरा है पश्च स्वर। और मुख द्वार खुलने के आधार पे बोल रहे हैं। मुख द्वार मतलब हम लोग बात करेंगे या कोई वर्ण बोल रहे हैं तो हम लोग बात करते हैं तो मुंह जो है कितना खुलेगा, कम खुलेगा। कोई वर्ण बोलने के लिए, कोई वर्ण बोलने के लिए ज़्यादा खोलना पड़ता है, जैसे अ बोलने के लिए कम खुलना पड़ता है, और आ बोलेंगे तो पूरा मुख क्या है, खुलता है। तो वही मुख द्वार खुलने के आधार पे इसको 4 भागों में बांटा गया है। देख लीजिए, पहला है विवृत्त, दूसरा है अर्धविवृत्त, और तीसरा है संवृत्त, और चौथा है अर्ध संवृत्त। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम कि अग्र स्वर क्या है, मध्य स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे अग्र स्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है अग्र स्वर में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है। क्या बोल रहा है? जीभ के आगे का हिस्सा उठता है। आप लोग बोल के देखिए, अग्र स्वर कहलाते हैं। देखिए ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। जीभ का सामने पार्ट कौन सा है जी? ये जीभ है, ब्लैक कलर का, सामने सामने साइड जो है उठता है बोल रहे हैं। देखिए जीभ के अग्र स्वर में इसकी संख्या 4 है बोल रहे हैं। सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, ई, बड़ा ई, ए और बड़ा ए। इसको आप लोग बोल के देखेंगे, ई बोलिए, ई, ए, तो जीभ का जो सामने हिस्सा है वो क्या है, उठ रहा है। ठीक है, सामने साइड का प्रयोग हो रहा है, तो वही क्या है, अग्रस्वर कहलाता है। तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ई, ए और ए, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखेंगे मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर। मध्य मतलब वही सेंटर में है। उसके बाद इसमें देखते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में, क्या बोल रहे हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है, मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। जीभ के मध्य स्वर कौन से हैं? एक ही है ओनली, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य स्वर में एक ही स्वर है, वो है अ बोल के देखिए आप लोग, अ। तो जो है ये जीभ जो लंबा हमारा होता है, मान लो ये जीभ की संरचना हो गई, ठीक है ना। तो शुरू में हम लोग पढ़े थे, ये जीभ हो गया, ये सामने वाला हो गया, इधर होंठ साइड, और इधर क्या है, पीछे साइड है। तो जो अग्र स्वर में जीभ का ये भाग जो रहता है, सामने साइड का उपयोग होता है बोलने में। कौन कौन सा बोध था अग्र स्वर में? तो याद रखेंगे, अग्र स्वर में कौन कौन सा था? ई, बड़ा ई, ए और बड़ा ए था। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं अभी, तो वह जीभ का जो बीच वाला हिस्सा है वो उठता है, उसका प्रयोग होता है। तो वो कौन सा स्वर बोला जाएगा उससे? तो वो उससे बोला जाएगा अस्वर। जो अवर्ण है उसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है। याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है मध्य स्वर, बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको अच्छे से नोट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब हम लोग देखेंगे पश्च स्वर। पश्च स्वर देखते हैं इसमें, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग बोल रहे हैं, जीभ के पीछे का भाग का हिस्सा उठता है, पश्च स्वर कहलाता है। क्लियर है? इनकी संख्या 5 है। कौन कौन से हमारे जो है, टोटल हमारे कितने स्वर हैं जी बताइए? टोटल जो है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। कितने स्वर है? 11 स्वर है। तो हमारे जो है 5 स्वर तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। 5 स्वर मतलब कौन कौन से निकल गए हैं? ई वाला दोनों निकल गए, ई और बड़ा ई, ए और बड़ा ए निकल गए। ठीक, ये 4 हो गए, और अ निकल गया है। उसके बाद कौन कौन सा बचता है?
आ बचता है, ठीक है। कौन सा बचा है? आ बचा है ना, हाँ। ऊ और ऊ बचते हैं, और ओ और बड़ा ओ बचते हैं, ठीक है। कितना हुआ? इधर 5 और उधर 5, 10 हुआ है। और री को इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्लियर है। अभी पढ़ रहे हैं, पच्छ स्वर में बांट रहे हैं, अग्र स्वर में और मध्य स्वर में। री को छोड़ना है और बाकी सबका उपयोग करना है, बाकी सबको कैटेगरी में डाल देना है, ठीक। अगर इसको पश्च स्वर आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ। टोटल स्वर कितने होते हैं जी? 11 स्वर होते हैं, जिसमें से री को हटा देना है, तो 10 स्वर बचे हैं। 10 स्वर को हमको बांटना है इन तीनों भागों में, अग्र, पश्च और मध्य में, ठीक है। तो अग्र में कौन सा था? तो 4 ठोक था, ई वाला दोनों और ए वाला दोनों, क्लियर है, 4 खत्म। और पश और मध्य स्वर है या केंद्रीय स्वर है, उसमें अ बस था, ठीक। और बाकी जितने भी स्वर बचते हैं, 5 ही स्वर बचे हैं, तो वो क्या है? पश्च स्वर में आपको लगाना है, क्लियर है। इसमें जो है पश्च स्वर में जीभ का जो पिछला हिस्सा है, मतलब जो अंदर का भाग है जीभ का, उसी का उपयोग होता है। आप लोग बोल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पे कि जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा है? पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा क्या है बताइए? तो तीसरा जो है पश्च स्वर है। अग्र स्वर में कौन कौन सा था बताइए जल्दी? अग्र स्वर में टोटल जो है 10 स्वरों को बांटना है हमको। टोटल 11 स्वर होते हैं, लेकिन 10 स्वरों को हमको बांटना है। री इसमें शामिल नहीं है, री को इसमें नहीं लेना है, ठीक है। तो अग्र स्वर में कौन सा था? पहले तो मध्य स्वर में एक ही था, लिख लेते हैं, इसमें अ बस है। और इसमें कौन सा था? अग्र में ई, बड़ा ई, ए और बड़ा ए। बाकी जितने भी बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं जी? बड़ा आ बच रहा है, ऊ बच रहे हैं, बड़ा ऊ बच रहे हैं, ओ बच रहा है, और बड़ा औ बच रहा है। ये जो 1 2 3 4 5, ये जो पश्च स्वर के उदाहरण है। क्लियर हो गया? आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग जीभ के आधार पर जो प्रयोग किए हैं वर्ण का, उसको हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पे। मुख द्वार खुलने के आधार पे हो मतलब ये है कि हम लोग कोई भी वर्ण बोलते हैं तो मुंह जो है कितना खुलता है, कितना बड़ा खुलता है। कि कोई वर्ण के उच्चारण में हमको ज़्यादा मुंह फैलाने की ज़रूरत नहीं होती है, बड़ा मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है: विवृत्त, अर्धविवृत्त, संवृत्त और अर्ध संवृत्त। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। विवृत्त, विवृत्त मतलब क्या होता है? विशाल होता है। विविध मतलब क्या होता है जी? विस्तृत। जैसे विस्तृत बोलते हैं हम लोग, विस्तृत मतलब विस्तृत नॉलेज, मतलब क्या है उसका? डिटेल नॉलेज, बड़ा नॉलेज, विशाल नॉलेज, ठीक है, वही होता है। तो याद रखेंगे विविध मतलब क्या होता है जी? सिंपल से इसका अर्थ याद रखना है, बड़ा। मतलब मुंह जो है, इन जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह जो है सबसे अधिक खुलता है। क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन मतलब इसमें जो परिभाषा लिखी हुई है उसको भी नोट करना है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है उसे क्या बोलते हैं? विवृत्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ एक ही है, याद रखेंगे। वो कौन सा है? आ है। आप लोग बोल के देख लीजिए। 11 स्वर है, जिसमें से अ तो अ बोल रहे हैं, उसमें ज़्यादा नहीं खुल रहा है। आ में पूरा खुल रहा है, देखिए। ई में भी नहीं खुल रहा है, बड़ा ई में नहीं खुल रहा है, ए में नहीं खुलेगा ना, ओ ने खुले, ओ में नहीं खुलेगा। आ में है, सिर्फ आ ही ऐसा है जिसमें क्या है? सबसे बड़ा मुख खुलता है, सबसे बड़ा। आ की तुलना किसी से की जा सकती है कि किसी स्वर से? नहीं की जा सकती, इसलिए सिंगल है। इनकी संख्या एक ही है, वो है आ। विवृत्त में बड़ा, सबसे बड़ा यही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अर्धविवृत्त। अर्धविवृत्त मतलब क्या होता है? जिसमें मुख जो है आधा खुलता है। जो विवृत्त में पूरा खुल रहा था, इसका क्या है? आधा खुलता है। अर्ध मतलब क्या है? विवृत्त का आधा है ये। अर्ध मतलब आधा होता है, ठीक है। क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विवृत्त, अभी क्या पढ़े थे? विवृत्त मतलब सबसे बड़ा, की तुलना में कम खुलता है, थोड़ा सा कम खुलता है, अर्धविवृत्त कहलाता है। जैसे कि इनकी संख्या 4 है, याद रखेंगे। कौन कौन सी है? अ, ए, ओ और औ, ठीक है। इसमें क्या है? अपेक्षाकृत जो विवृत्त है उससे थोड़ा सा कम खुलता है। सबसे कम नहीं बोल रहे, थोड़ा सा बस कम बोल रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? 4 है। अ है, ए, ओ, औ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ना। इसमें जो है परिभाषा भी आपको याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं संवृत्त, देख लेते हैं संवृत्त मतलब क्या होता है। तो संवृत्त मतलब होता है चिपका हुआ, मतलब कि ज़्यादा नहीं खुलता है, ठीक है। ये हमारा मुख हो गया, तो ये जो है बहुत ही कम खुलेगा। जैसे कि बात करते हैं विवृत्त में, हमारा मुंह जो है बड़ा खुल रहा था, ऐसे खुल रहा था। और अर्धविवृत्त में थोड़ा छोटा खुल रहा था, और संवृत्त में उससे छोटा खुलेगा, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है,
क्या बोल रहे हैं, सबसे कम बोल रहे हैं ना, सबसे कम मतलब यही जो है सबसे कम, सबसे कम खुलता है संवृत्त या चिपका हुआ बोलते हैं उसी को, संवृत्त स्वर कहलाते हैं। ये कौन कौन से है देख लीजिए, कौन कौन से बचे थे जी बताइए, ई उ ऊ, ये जो क्या होंगे, संवृत्त स्वर होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी संख्या 4 है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अर्ध संवृत्त, अर्ध संवृत्त मतलब संवृत्त मतलब सबसे छोटा, और अर्ध संवृत्त मतलब आधा संवृत्त मतलब आधा चिपका हुआ, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा खुला है उससे। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार संवृत्त की तुलना में अधिक खुलता है, संवृत्त की तुलना में बोल रहे हैं, संवृत्त में क्या है ज़्यादा ही चिपका हुआ था तो थोड़ा सा ये बड़ा रहेगा, उससे अधिक खुलता है, अर्ध संवृत्त कहलाता है। इसमें कौन कौन से शामिल होंगे, तो इसमें जो है ए शामिल होंगे और ओ शामिल होंगे, ओ और ए शामिल होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग का डाउट डाउट होगा इसमें, ओ का रिपीट हो गया है क्या, देख लेते हैं इसमें, ओ रिपीट हुआ है बोल रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है दोनों में ले सकते हैं हम लोग, अर्धविवृत्ति में भी ले सकते हैं और उसको किस में भी ले सकते हैं, अर्ध संवृत्त में भी ले सकते हैं, उसको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए ठीक, अर्ध वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको विवृत्त वाला याद रखना है। विवृत्त कौन सा है, सिर्फ एक ही है, आ सबसे बड़ा है, याद रखेंगे, और संवृत्त में क्या है, ये छोटा छोटा है, क्लियर है, उतने इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं जोर देके बताता हूँ। जैसे कि मैंने अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर की बात की है, उसमें क्या है वो स्पेसिफिक है, वो मानक है, उसमें क्या है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, और वो गलत गलत नहीं होगा, ठीक है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें ये शामिल होगा, इसमें उदाहरण ये शामिल होगा करके। लेकिन अभी विवृत्त पढ़े हैं, उसमें क्या है सिर्फ आ याद रखना है, आ जो है विवृत्त में आएगा, उसके बाद कौन सा अर्ध विवृत्त पढ़े थे, उसके बाद संवृत्त पढ़े थे, तो आपको विवृत्त बस याद रखना है मेनली। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है अल्प प्राण व्यंजन या महाप्राण। अल्प प्राण, प्राण मतलब क्या होता है, श्वास, सिंपल से याद रखना है, प्राण मतलब होता है श्वास, मतलब हवा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं क बोल रहे हैं, तो हम लोग जो उच्चारण कर रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा एयर निकल रहा है, हमारे जो बॉडी है उसके अंदर से मुंह के द्वारा कितना ज़्यादा हवा निकल रहा है, तो कम निकलेगा तो अल्प प्राण है, ज़्यादा निकलेगा तो महाप्राण है। तो बोल के देखते हैं एक बार, देख लीजिए, जैसे कि अल्प प्राण वाला में देखते हैं, क च ज, जो भी बोल के देखिए, इसमें क बोल के देखिए, क आप लोग बोल के देखेंगे क, तो क में क्या है उतना ज़्यादा एयर नहीं निकल रहा है हमारे, जो बोल रहे हैं उच्चारण कर रहे हैं, तो और ख बोलेंगे, ख ख बोलेंगे तो क्या है पूरा हवा निकल गया, हम थकने टाइप हो जाते हैं कि थक गए करके, ठीक है ना। जैसे इसमें जितना भी वर्ण है अल्प प्राण में, अल्प प्राण में जितने भी है उसको बोल के देखिए, तो इसमें जो है बोलने में हमारा कम एनर्जी या कम हवा निकलेगा हमारे शरीर से, हम थकेंगे नहीं, लेकिन इसको बोलेंगे छ, छ में ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा शरीर का जो अंदर हवा है पूरा निकल गई हो, सांस पूरा निकल गई हो, तो वही क्या है महाप्राण कहलाता है, क्लियर है। तो जितने भी हम लोग स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितने पढ़े थे, 5 पढ़े थे, मतलब हर वर्ग में 5 होता है, तो टोटल टोटल पढ़े थे 25। कौन कौन सा वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 5 होते हैं, जिससे टोटल हो जाती है 25 हो जाती है। उसके अलावा हम लोग देखे हैं अंतस्थ व्यंजन, देखे हैं अंतस्थ व्यंजन, देखे हैं कौन कौन सा है, य र ल व, इसको बोल के देखेंगे। और एक है उष्म व्यंजन है, ये कौन सा व्यंजन है जी, उष्म व्यंजन है, और इसको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, पढ़ चुके हैं कल, मतलब इसका पिछला वीडियो था उसमें, य र ल व, इसको भी बोल के देख लीजिए एक बार, य र ल व, इसमें क्या है हवा तो निकल रही है, इसमें देख लेते हैं एक बार उष्म व्यंजन में, श श स ह, इसमें तो पूरा हवा ही निकल जा रही है, पूरा बच रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं बच रही है। तो आप लोग को अगर याद नहीं आते रहेगा कि कौन कौन सा शामिल है, तो आप लोग क्या है बोल के वर्ण को बोल के देख सकते हैं कि किसमें कम हवा निकल रहा है किसको बोलने में, और किन वर्ण को बोलने में ज़्यादा हवा हमारे बॉडी के अंदर से निकल रही है मुंह के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो है याद रखेंगे अल्प प्राण देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अल्प प्राण देख लेते हैं, यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको समझ गए हिंदी वर्णमाला, मतलब आपका 90% कवर हो जाएगा, हमारा हिंदी सब्जेक्ट है। चलिए देखते हैं अल्प प्राण, क्या देख रहे हैं हम लोग, अल्प प्राण देखेंगे। अल्प प्राण हमको देखना है, प्रत्येक वर्ग,
प्रत्येक वर्ग का इसमें होगा पहला, तीसरा और पांचवा, जो विषम वाला है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण शामिल होगा प्रत्येक वर्ग का, प्लस और क्या शामिल होगा इसमें, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब क्या है, यर, लव, अंतस्थ व्यंजन शामिल होंगे, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग मतलब किसकी बात करूंगा मैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें क्या होता है, क के बाद ख, क, ख, ग, घ, अंगा होता है। तो पहला, तीसरा, पांचवा किसकी बात करूंगा जी बताइए, ये पहला हुआ, ये तीसरा हुआ और ये पांचवा हुआ। तो ये जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। आप लोग बोल के भी देख लीजिए इसको फिर से एक बार। क बोलने में कम जो है एयर बाहर निकल रही है, और ख बोलने में पूरा निकल जा रही है। ग बोलने में भी कम निकल रही है, और घ बोलने में पूरा निकल जा रही है। और ये अंगा है, अंगा बोलने में क्या है, थोड़ा सा कम हवा निकल रही है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार सभी वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, त है, प है, सभी का 1, 3 और 5 क्या है, अल्प प्राण कहलाएंगे, और साथ में अंतस्थ व्यंजन भी। चलिए देख लेते हैं इसमें। अब देखिए अल्प प्राण में ध्यान देंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, लिखते चलेंगे आप लोग। क्या लिखा है, अल्प प्राण उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भाग में बांटा गया है, उच्चारण के अनुसार, अल्प प्राण और महाप्राण में। क्लियर है। तो देखते हैं इसमें पहला, तीसरा और पांचवा ये वर्ग है, मालूम है कि नहीं सभी को जी, ध्यान देना है। ये जो है पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हम लोग पढ़ चुके हैं। टोटल ये कितने हुए, इधर 5 है और इधर 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी 5 है। तो 5 इंटू 5 कितने हुए इसमें टोटल वर्ण जो है, तो 25 हुए। यही क्या है, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। पढ़ चुके हैं कल वीडियो, कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखना है जी, तब समझ आएगा। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कल वाला, उससे ही रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जितने भी पढ़ेंगे आगे भाग में पढ़ते जा रहे हैं पार्ट में हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, तो सब एक दूसरे से लिंक रहते हैं। तो इसमें परिभाषा में क्या है, अल्प प्राण का देख लेते हैं। तो अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण में ये होता है कि इसमें जो है पहला, तीसरा और पांचवा ये जो है अल्प प्राण के उदाहरण। पहला मतलब कौन सा हुआ, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला मतलब ये वाला भाग हुआ, प्रत्येक वर्ग का पहला ये वाला भाग हुआ, पहला विषम वाला बोल रहे हैं ना, पहला, उसके बाद ये तीसरा हुआ, उसके बाद ये पांचवा। ठीक है। तो क, च, ट, त, प ये जितने भी हैं सब अल्प प्राण में आएंगे। उसी प्रकार ग, ज, ड, द, ब ये भी किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। और लास्ट पांचवा वाला देखिए, अंग, इया, ण, न, म ये भी किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। तो कितने हुए टोटल, ये कितने हुए बताइए, पहला, तीसरा और पांचवा मिला के कितने हुए, 5 या 15 हो गए। तो 15 जो है अल्प प्राण हमको मिल गए। प्लस अंतस्थ व्यंजन का कौन सा है, य, र, लव, तो 19 हो गए, 15 और 4 19, याद रखना है। और बाकी जो महाप्राण में बता देना चाहूँगा कि महाप्राण में कौन कौन से वर्ग बचे हैं जी बताइए। तो महाप्राण में जो है दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा होगा और चौथा होगा, दूसरा और चौथा जो कॉलम है वो बचा हुआ है, तो महाप्राण में वो सम्मिलित होंगे। क्लियर हो रहा है, चलिए ठीक है। तो अल्प प्राण, अल्प प्राण को समझ लेते हैं। प्राण मतलब क्या होता है, हवा, हवा को संस्कृत में ही क्या बोलते हैं, प्राण बोला जाता है। एक प्रकार से हवा ही है, याद रखेंगे, मैंने बार बार बताया हवा निकलने की जो मात्रा है। देखिए महाप्राण को बोलने में बहुत ज़्यादा हवा निकलती है इस प्रकार से, और जो हम लोग अल्प प्राण बोलेंगे तो इसमें क्या है, थोड़ा सा कम हवा निकलेगी। ठीक है। नोट, इसी आधार पर कम हवा से उच्चरित ध्वनि क्या कहलाती है, जो कम हवा की जरूरत होती है, कम हवा बाहर निकालने की, उच्चरित ध्वनि अल्प प्राण कहलाती है। और अधिक हवा से उच्चरित ध्वनि कौन सी कहलाती है, महाप्राण कहलाती है। अभी जस्ट पढ़े, अल्प प्राण में कौन सा है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और इसमें जो है कौन कौन सा बच रहा है, दूसरा और चौथा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब अल्प प्राण देख लीजिए, पहला वर्ग, तीसरा, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का ना, मतलब क वर्ग का देख लिए, क वर्ग का देख लीजिए, पहला, तीसरा, पांचवा, फिर च वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, फिर ट वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, फिर त वर्ग का, फिर प वर्ग का। क्लियर है। और ये जो दोनों बच रहे हैं ये क्या है, महाप्राण में आएंगे, दूसरा और चौथा। चलिए देखते हैं इसमें अल्प प्राण व्यंजन, परिभाषा भी याद रखना है ना। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में, क्या बोल रहे हैं, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से, क्या बोल रहे हैं, बोलते समय मुख से
कम वायु निकलती है, क्या बोल रहे हैं, कम वायु निकलती है, ठीक, कम हवा निकलती है, उसे हम लोग अल्प प्राण बोलते हैं। लगभग क्लियर हो गया होगा, मैं बहुत टाइम से बता रहा हूँ इसको, यहाँ पे स्क्रीन प्रदर्शित नहीं हुआ था उससे पहले। इनकी संख्या याद रखेंगे 20 है। एक उच्छिप्त व्यंजन है ड़ करके, ठीक है ना, वो भी इसको शामिल किया जाता है इसमें, तो इसकी संख्या 20 है। देख लेते हैं इसमें अल्प प्राण में कौन कौन सा शामिल है। तो अल्प प्राण में देखेंगे प्रत्येक वर्ग का, परिभाषा में लिखा हुआ है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। और क्या है, सभी स्वर, सभी स्वर भी क्या है, अल्प प्राण है। सभी स्वर को उच्चारण करिए, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, री, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े हैं, यही तो 11 स्वर पढ़े हैं ना, तो सभी स्वर क्या है, अल्प प्राण है, याद रखेंगे, ठीक है। टोटल ये जो है, इसकी संख्या याद नहीं रखनी है आपको, ये भी याद रखना है। चारों अंतस्थ व्यंजन ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे, और ये जो ड़ है ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे, और बाकी तो पढ़ ही चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बाकी जितने बच रहे हैं सब किस में आएंगे जी, महाप्राण में आएंगे। तो महाप्राण में कौन कौन सा आएगा बताइए। महाप्राण में जो है दूसरा, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा आएगा, और ये चौथा आएगा। दूसरा और चौथा, इसमें गलत टिक हो गया है, देख लेंगे ठीक से। कौन कौन सा आएगा बताइए। तो इसमें जो है देखिए, ये दूसरा वाला है और चौथा वाला ये है। इनको उच्चारण करके देख लीजिए, ख, छ, ढ, ध, पूरा हवा निकल रहा है। तो दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण में आएंगे। चलिए देख लेते हैं इसमें अब। महाप्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रत्ययन करना पड़ता है, बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है। संख्या उतनी याद नहीं रखनी है इसमें, घोष और अघोष की संख्या याद रखनी है, लेकिन महाप्राण की संख्या उतनी याद नहीं रखनी है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। मैंने बताया था ऊष्म व्यंजन जो है, ऊष्म व्यंजन स, श, स, ह, 3 प्रकार का स होता है और ह होता है, ठीक है। यही क्या है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये किसके अंतर्गत आएंगे, महाप्राण। क्यों आएंगे, क्योंकि आप लोग खुद उच्चारण करके देख लीजिए, श बोल के देखिए, पूरा हवा तो बाहर ही निकल जा रहा है, तो ये महाप्राण है। प्राण मतलब हवा होता है, महाप्राण मतलब बहुत ज़्यादा हवा। उच्छिप्त व्यंजन ढ है, देख लीजिए, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन क्या है, ये वाला है ढ़ वाला, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए, आशा करता हूँ। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग अघोष। ये लास्ट टॉपिक है हमारे आज की वीडियो में, अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन। अघोष और घोष, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंपन के आधार पे। कंपन मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन। जो हम लोग वर्ण को उच्चारण करते हैं तो वाइब्रेट कितना होता है वो, ठीक है। घोष, घोष को क्या बोलते हैं, सघोष भी बोलते हैं। घोष को हम लोग सघोष भी बोलते हैं, याद रखेंगे। और ये अघोष है। अघोष में याद रखेंगे, मैंने जो याद करने के लिए ट्रिक बताया है वो है, अघोष में अदोष याद रखना है। अ, अघोष है ना, उसको जगह अदोष। अदोष से क्या बोला हूं मैं, अ से मतलब एक याद रखा हूं, और दो से क्या है, दो याद रखा हूं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। बाकी कौन कौन सा बचेंगे जी, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है, घोष कहलाएंगे। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं इसमें अब। देखिए अघोष व्यंजन में देखते हैं। अघोष व्यंजन में मैंने क्या ट्रिक बताया था, अघोष को मैं क्या पढ़ता हूँ, अदोष पढ़ता हूँ। अदोष, अदोष पढ़ता हूँ, जिसमें अ का मतलब एक समझता हूँ और दो का मतलब दो। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ये वर्ग कहलाते हैं। क वर्ग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वर्ग मतलब ये होता है, क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये च वर्ग है पूरा ना, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, और ये प वर्ग है, ठीक है। और वर्ण बोलूंगा प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, तो प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग का पहला तो क हुआ, क वर्ग का दूसरा तो ये ख हुआ, क वर्ग का तीसरा वर्ण तो ग हुआ, क वर्ग का चौथा वर्ण घ हुआ। उसी प्रकार त वर्ग का पहला वर्ग वर्ण बोलूं तो त है, त वर्ग का दूसरा वर्ण बोलूं तो थ है। इस प्रकार से बोलूंगा, ठीक है। तो अघोष में क्या है, अदोष बोला हूं, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा मतलब ये दोनों जो है अघोष व्यंजन कहलाएंगे। क्लियर है। अघोष व्यंजन क, ख, ग, घ, ठीक है, कंपन के आधार पर है, ठीक है। जैसे कि हम लोग उच्चारण करते हैं क, ख, ग, घ, ग और घ पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, कंपन हो रहा है, हमारा जो वाइब्रेशन हो रहा है हमारे मुख में, तो वही क्या है, घोष कहलाते हैं, ठीक है। और क और ख में उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, ट, ठ, ड, ढ। देखिए बाकी
एक और दो वर्ण को छोड़ दिया जाए, वर्ग के पहला दूसरा को, तो उसमें क्या है, अकम्पन्न हो रहा है। तो अघोष व्यंजन में क्या है, श श श शामिल होंगे, जो ऊष्म व्यंजन का ह बस इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो है श स स शामिल होंगे। टोटल कितने हुए ये, 2 पंचे 10 हुआ, 10 और 3 13। तो इसको ये संख्या याद रखनी है। कितना हुआ जी, ये जो मिलाएंगे तो कितना होगा, ये 10 हो गया और इसमें जो 3 प्रकार के स हैं तो कितने हुए, टोटल 13। तो अघोष व्यंजन की संख्या कितनी है, टोटल जो है 13 है, याद रखेंगे। अघोष व्यंजन की संख्या टोटल 13 है। बाकी अब घोष में बात करते हैं हम लोग। तो घोष में कौन कौन से होगा, आप सभी को मालूम होगा। घोष पे जितने भी बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं, 3 4 और 5वां, जो प्रत्येक वर्ग का ये जो वर्ण है, का वर्ग का जो तीसरा है, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ण जो बचा हुआ है, सब क्या है, घोष के अंतर्गत आएंगे। इनकी संख्या कितनी होगी, ये 5 या 15, 5 तो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, मतलब 15 ऐसी हो गई। अब देख लेते हैं उसमें, हम लोग उसमें बात करते हैं। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन में क्या लिखा है, वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है। हमारा जो कंपन होता है वो नाक से ही होता है, इसमें जो है श्वास ही का उपयोग होता है केवल। ठीक है ना, इसमें हम लोग अघोष में बोल रहे हैं। ठीक है, इनकी संख्या 13 होती है। देख लीजिए, पहला और तीसरा प्रत्येक वर्ग का, सॉरी, पहला व दूसरा अदोष, मतलब 1 और 2 की बात किया था, और 3 प्रकार के श हैं वो भी किसमें, अघोष में आएंगे। और बाकी जितने भी बचेंगे, ठीक है, बाकी जितने भी बचते हैं, देख लीजिए प्रत्येक वर्ग का क्या है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो है, और कौन सा बच रहे हैं, य र ल व बच रहे हैं। और स वाले में 4 ठोक आता है, लेकिन इसमें क्या है, ह उसमें शामिल नहीं था और ह बच गया था, वो भी इसमें आएंगे। और सारे वर्ण जो है, सारे स्वर हैं वो भी इसमें आएंगे। कितना हुआ बताइए, चलिए देख लेते हैं। ये कितना हुआ टोटल, ये वाला की इसकी बात करते हैं, तो ये हुआ 5 या 15 हुआ। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन 4 हुआ और यह ह मिला के 5 हो गया। क्लियर है, तो कितना हो गया जी बताइए, 15 5 20। और सारे स्वर बोल रहे हैं, सारे स्वर कितना हुआ जी, स्वर की संख्या 11 है, तो 20 और 11 कितना हुआ, 31। तो घोष की संख्या कितनी है, घोष व्यंजन की संख्या 31, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका जस्ट अपोजिट ही करना है। अघोष पूछेगा तो इसकी संख्या कम है, 13 है। 13 का अपोजिट मतलब उल्टा लिखेंगे, क्या होगा, 31 और 13। याद रहेगा आपको, चलिए ठीक, आशा करता हूँ कि याद रहेगा। देख लीजिए 31 है। ठीक है, सभी स्वर अ से ओ तक इसमें आ जाते हैं, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है क्लियर है। और इसी संख्या 31 है। घोष वर्ण, इसी को सघोष भी बोलते हैं, केवल नाद का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, नाक का प्रयोग होता है, जैसे ग बोलेंगे, इसमें क्या है, कंपन होता है। चलिए, आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा होगा, या आपके जो आगामी एग्ज़ाम है, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, छात्रावास अधीक्षक हो, या फिर टीईटी का एग्ज़ाम है, उपयोगी है तो बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद।